नमस्कार, मैं मोनिका द कंपटीशन विंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। हम साइंस की जो एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें से आज का विषय है रसायन। तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है आइंस्टीन, ऑप्शन डी है थॉमसन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड में। तो बाकी ऑप्शन देखते हैं किसने क्या खोजा। तो डाल्टन जी ने जो है परमाणु का सिद्धांत दिया, और आइंस्टीन ने दिया है सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता का सिद्धांत जिसमें इन्होंने ऊर्जा व द्रव्यमान में संबंध बताया। जो कि है E बराबर mc²। थॉमसन जे थॉमसन जी ने थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु नाभिक के अव्यय हैं। परमाणु नाभिक में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले हम एक परमाणु की बात करें तो परमाणु जो है उसके नाभिक में क्या क्या होता है? ये परमाणु का नाभिक है तो उसमें होता है एक कण प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जेस लेता है, मतलब न्यूट्रल रहता है। और इसके बाहर कोस पे क्या रोटेट करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करते रहते हैं, जो कि क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में कौन सा अवयव है? प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी में नीचे की ओर जाने पर आवर्त संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से एक सही प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन ए है परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। संयोजकता, ऑप्शन बी है संयोजकता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुत्व जो है वो कम हो जाता है। या फिर ऑप्शन डी है परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संयोजकता जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जबकि संयोजकता जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो जैसे कि हम इस टेबल में देख रहे हैं, धात्विक गुण जो है इस कॉलम में दिए हुए गुण, यहाँ पे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे और यहाँ वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे। हम पीरियोडिक टेबल जो देखते हैं उसमें जो कॉलम होते हैं उसको क्या बोला जाता है? वर्ग। जो कॉलम है ऐसे जब जा रहे हैं तो वो क्या है? वर्ग है। तो वर्ग में कहाँ जाएंगे? ऊपर से नीचे आएंगे। और वैसे ही जो आड़ी लाइन है उसको क्या बोलेंगे? आवर्त। जो कैसे जाएगा? बाएं से दाएं जाएगा। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आना है और आवर्त में बाएं से दाएं जाना है। तो यहाँ क्या क्या चेंजेस होंगे उसके गुणों में, ये देखना है। तो धात्विक मतलब पीरियोडिक टेबल में धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। तो जो धात्विक गुण होता है वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होते जाता है? कम होता जाता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो ये ध्यान रखना कि धात्विक गुण जो होता है वो बाएं से दाएं जाने पर कम होगा और वर्ग में क्या होता है? बढ़ता है। और देखते हैं परमाणु त्रिज्या जो है वो क्या है? कम होता है, घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है।
मैंने बाकी को छोड़कर इसको क्यों बताया, क्योंकि ये भी जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और परमाणु त्रिज्या भी जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं कि इसका धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या ये दोनों जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये दोनों याद रखना कि धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक क्रियाशीलता, मतलब किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया जो करता है उसे बोला जा रहा है उसकी क्रियाशीलता की कितने तेजी से क्रिया करता है ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले क्या होती है, घटती है। तो पहले क्या हो रही है, घट रही है, उसके बाद फिर आगे जाने पर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, मतलब घट रही है फिर बढ़ रही है। और वर्ग में क्या हो जाएगा, धातुओं में। तो मैक्सिमम धातु जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में जो है मैक्सिमम धातु जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धातुओं में बढ़ती है और अधातु में क्या होती है, घटती है ऊपर से नीचे आने पर। क्या चीज, क्रियाशीलता जो है। ठीक, फिर देखते हैं संयोजकता में क्या फर्क पड़ता है। तो संयोजकता जो है उसमें वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तो समान रहती है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से बढ़कर 4 हो जाती है। मतलब बाएं से दाएं गए तो 1 से बढ़कर कितनी हो गई, 4 हो गई, और फिर घटकर 4 से फिर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में क्या चीज जो है वो चेंज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, संयोजकता। फिर है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता देखें तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है कि ये आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। और आयनन विभव की बात करें तो आयनन विभव जो है वो भी बढ़ता है और क्या है, घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। तो हमको ये 2 गुण याद रखना है, पहले धात्विक गुण और परमाणविक त्रिज्या। ये क्या होता है, पहले कम होता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, फिर बाकी सभी क्या है, बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन 1 में है जस्ता, 2 है लोहा, 3 है मैग्नीशियम, 4 है सोडियम। देखते हैं इसे क्रियाशीलता के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये टेबल देखते हैं। तो ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, धातुओं की क्रियाशीलता का जो है श्रेणी है। तो इसमें हम एलिमेंट की बात करें, कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पे देखें तो पोटेशियम जो है वो अधिक क्रियाशील है। मतलब इस सीरीज में जो है ऊपर से नीचे आने पर जो रिएक्टिविटी है वो क्या होते जा रही, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो कम होते जा रही है। लास्ट आते तक ऐसा होगा कि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्रियाशीलता जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो पोटेशियम जो है वो अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए तो इसको क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। ये हो गया। फिर है सोडियम, सोडियम को भी रखा जाता है, तो ये सोडियम हो गया। फिर है लिथियम, फिर है कैल्शियम, उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, ये तीनों में क्या आ रहा है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यम जो है वो क्या जुड़ रहा है, प्रत्यय जुड़ रहा है। तो हम ऐसे याद सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम है। अब यहां से एल्यूमिनियम हो गया। फिर है जिंक, आयरन, टीन, लेड, फिर हाइड्रोजन है जो कि यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद है कॉपर, सिल्वर
और क्या है, फिर जितने ही चमकदार होते जा रहे हैं उतना ही क्रियाशीलता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। गोल्ड फिर प्लेटिनम हो जाएगा। तो ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है, मतलब बहुत कम ही रिएक्ट करते हैं दूसरे तत्व से। चल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे धातुओं को निम्न क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में जमाइए, मतलब किसकी क्रियाशीलता जो है वो ज्यादा है। तो अभी हमने देखा पोटेशियम था, फिर सोडियम था, तो यहाँ पोटेशियम तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, सोडियम है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। अब जिंक और लोहे में देखिए, तो अभी हमने देखा था क्या, जिंक और आयरन, तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले जिंक आ जाएगा, रिएक्टिव है ज्यादा आयरन से, उसके बाद आ जाएगा आयरन। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सोडियम जो है वो 4th नंबर पे है, बढ़ते क्रम में देख रहे हैं कि क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। अच्छा, और ये ऑपोजिट हो गया है, ये क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम बोले तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और क्या हो जाएगा, सोडियम। बढ़ता हुआ क्रम बोला, ना कि घटता हुआ क्रम। तो आयरन कौन से नंबर पे है, 2nd नंबर पे है। जिंक कौन से नंबर पे है, 1st नंबर पे है। उसके बाद मैग्नीशियम कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। और सोडियम कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है। तो ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी। तो 4th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, सूची 2 में धातु दिए हैं और सूची 1 में जो है उसका गुण बताया गया कि क्या क्या गुण होते हैं। तो ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक, तो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक की बात करें तो सबसे अधिक सर्वोत्तम चालक जो होता है वो क्या होता है, चांदी होता है, सिल्वर। दूसरा, सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु, तो सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु में क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। और सबसे अधातवर्धनीय धातु, अधातवर्धनीय मीन्स व्हाट, अधातवर्धनीय मतलब उसको पीट कर जो है पतला चादर बनाया जा सकता है। तो सबसे अधिक अच्छा आभूषण किसका बनता है, जिसको पीट कर मतलब कुछ भी शेप में जो है ढाला जा सकता है, तो ये होगा सोना। तो अधातवर्धनीय धातु क्या हो जाएगा, सोना। इसका वो क्या होता है, प्रतीक जो है Au। ऊष्मा का दुर्बलतम चालक, तो दुर्बलतम चालक क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, सीसा, Pb लेड। उसके बाद देखते हैं सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी, लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, ए का जो है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ए का 5, 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन ए भी दिखाई दे रहा है और ऑप्शन सी भी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी में देखते हैं सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम, तो बी का क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो बी का 1 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर इसका, ई का जो है 4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है। ऑप्शन ए है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड AgI, कॉपर सल्फेट CuSO4 को क्या बोला जाता है, नीला थोथा, और सोडियम बाय कार्बोनेट जो है वो क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है। अभी PSC में क्वेश्चन आया था कौन सा, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, धावन सोडा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कास्टिक पोटास होता है। नहीं, ये ऑप्शन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। कास्टिक पोटास नहीं होता, कास्टिक पोटास का फॉर्मूला होता है KOH,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, ये क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जर्मन सिल्वर में 25% सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर में 25% सिल्वर होता है। दूसरा ऑप्शन है, स्टेनलेस स्टील में 11.5% क्रोमियम होता है, क्रोमियम Cr। एल्निको का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में होता है। तो जर्मन सिल्वर की बात करें तो भले ही नाम पे सिल्वर आ रहा है लेकिन उसमें 1% सिल्वर नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, कथन 1 जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कथन 1 गलत है तो हम ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक जहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे एक जो है वो गलत है। क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कथन 1 गलत है तथा 2 और 3 क्या है, सही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं जर्मन सिल्वर में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। तो इसमें क्या है, कॉपर है, जिंक है और क्या है, निकल है। कॉपर और क्या है, जिंक है और क्या है, निकल है। तो कॉपर कितना होता है, 50% है, जिंक जो है वो 35 है और निकल जो है वो कितना है, 15% है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो उसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकल होता है और कार्बन है और कुछ मात्रा में सिलिका और कुछ मात्रा में मैग्नीज भी पाए जाते हैं। वैसे ही अल्निको की बात करें तो अल्निको में क्या है, एल्यूमिनियम है, निकिल है, नाम से ही पता चल रहा है। एल्निको एल्यूमिनियम हो जाएगा, नी से निकल हो जाएगा, को से कोबाल्ट हो जाएगा और कुछ मात्रा में कॉपर, टाइटेनियम और आयरन भी इसमें पाए जाते हैं। और तो ये सभी क्या कहलाते हैं, मिश्र धातु, मतलब इसमें विभिन्न धातुओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। कॉपर प्लस हम और भी कुछ मिश्र धातु देखते हैं। तो कॉपर और जिंक जो है वो किसका मिश्रण है, तो इसमें कौन सा मिश्र धातु बनता है, पीतल हो गया। और कॉपर और ये जो है टीन है, कॉपर और टीन से क्या बनता है, कांसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्लराज एक्वारेजिया मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए है HCl और H2SO4। ऑप्शन नंबर बी है HCl और HNO3। ऑप्शन नंबर सी है HCl और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रो HF। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्वारेजिया या फिर अम्लराज का, HCl और HNO3। तो यहाँ HCl और क्या होता है, HNO3, जिसमें ये 3:1 में होता है, HCl और HNO3 जो है। तो अम्लराज एक्वारेजिया, जिसको नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और यह सोने और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातु, मतलब जिसकी क्रियाशीलता जो है वो क्या है, बहुत ही क्या होती है, क्रियाशीलता इसकी कम होती है, जो किसी से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, उन धातुओं के शोधन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे HCl और HNO3 का जो रेशियो है वो क्या होता है, 3:1 होता है। तो ये हो गया अम्लराज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल गैस है। तो जल गैस है, ऑप्शन नंबर ए है CO+H2। ऑप्शन नंबर बी है CO+H2O। ऑप्शन नंबर सी है CO+H2। ऑप्शन नंबर डी है CO2+H2O। तो जल गैस जो है वो क्या हो जाएगा, CO+H2। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जल गैस की बात करें तो CO+H2 का कॉम्बिनेशन होता है, यह ईंधन सेल में कार्बन डाइऑक्साइड
यह ईंधन सेल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए अमोनिया को संश्लेषित ईंधन सेल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए अमोनिया को संश्लेषित करने के लिए और वेल्डिंग करने तथा कांच बनाने में इसका यूज जो है वो किया जाता है। किसका? जल गैस का। प्रोड्यूसर गैस का भी लगभग जो है यही यूज होता है। तो प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो यहाँ पे क्या है? CO+N2। तो हम कभी भी जल गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस इसमें कंफ्यूज हुए तो जल गैस मतलब जल से याद रखना, जल क्या होता है? H2O होता है। तो इसका H2 याद रखना कि जल में H2 होता है, तो उससे हम याद रखेंगे क्या? जल गैस में जो है क्या होता है? CO+H2 होता है। तो जल गैस से जल से याद रखना H2। फिर N2 जो है वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर गैस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। ऑप्शन नंबर ए है जस्ते की, ऑप्शन नंबर बी है पारे की, ऑप्शन नंबर सी है लेड की, ऑप्शन नंबर डी है क्रोमियम की। तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। किसकी? जस्ते की, जिंक की। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा है? नोबेल गैस। जो समूह 18 की अक्रिय गैसें कहलाती है, अक्रिय गैस जिसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। नोबेल गैस अक्रिय गैस है, मतलब ये क्या हो जाएगा? किसी से क्या नहीं करती? क्रिया नहीं करती। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एक्सेट्रा, रेडॉन, ये सब आ जाएंगे इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो गोताखोरों के सांस लेने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन और हीलियम। याद रखना कौन सी गैस है? ऑक्सीजन और कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है क्षारीय धातु इतनी नरम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो क्षारीय धातु की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जो S ब्लॉक होता है उसमें 2 समूह होते हैं, तो फर्स्ट ब्लॉक जो है वही क्षारीय धातु होते हैं और ये जो है वो ये क्षारीय धातु होते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु। तो पहले समूह में जो भी धातु आते हैं वो क्षारीय धातु होते हैं, जिसमें जैसे जिसको चाकू से काटा जा सकता है, जैसे सोडियम हो गया, इसमें सोडियम आता है इसमें, तो इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इतना नरम होता है। सोडियम और पोटेशियम क्षारीय धातुओं के उदाहरण हैं। तो हीना लीना ने की रब से फरियाद, तो इसमें ही आता है क्या? सोडियम, और इसमें ही क्या आता है? पोटेशियम। जो क्षारीय धातु है पहला S ब्लॉक का जो फर्स्ट क्या है समूह है उसमें आता है सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम भी इसमें आते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। और तीसरा क्या बोल रहे हैं? क्षारीय धातुओं को कार्बन के अपरूपों के रूप में जाना जाता है। तो क्षारीय धातु में तो कोई सभी कार्बन का अपरूप है ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे तीसरा गलत है कौन सा हो गया? यहाँ तो तीसरा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। कथन 1 और 2 क्या है? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन जो है वो तेजाब का मूल रासायनिक जो है
माना जाता है। तो ए में है H2CO3, बी में है कार्बोनिक एसिड है ये, बी में जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? H2SO4 जो है वो तेजाब का मूल रासायनिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG जो है गैस के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है मीथेन, इथेन, एथेन, हेक्सेन। तो ये नहीं है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये भी इनकरेक्ट है। तो उसमें क्या होता है? प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन जो है कौन कौन सा होता है? प्रोपेन होता है, और क्या होता है? ब्यूटेन होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रोपेन, और क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। कभी कभी कुछ मात्रा में जो है इथेन भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ऑप्शन नंबर बी है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन नंबर सी है CaSO4 इंटू H2O, ऑप्शन नंबर डी है CaSO4 इंटू 2H2O। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू हाफ H2O, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? जिप्सम है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारी पानी का अणुभार होता है। तो भारी पानी का जो है अणुभार कौन सा है? तो 18, 20, 36 या 54। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारी पानी का सूत्र क्या है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो है पाए जाते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक जिसमें परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं लेकिन परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम, तीसरा है टाइट्रियम। तो यहाँ पे देखो परमाणु क्रमांक जो है सभी में सेम है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन परमाणु संख्या जो परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या है? भिन्न भिन्न है। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। तो जहां परमाणु द्रव्यमान 1 है उसको क्या बोला जा रहा है? प्रोटियम। जिसमें परमाणु द्रव्यमान 2 है उसको क्या बोला जा रहा है? ड्यूटीरियम। और जिसमें परमाणु द्रव्यमान 3 है उसको क्या बोला जा रहा है? टाइट्रियम। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? भारी जल का पूछा है। तो भारी जल का सूत्र जो है वो क्या होता है? D2O। तो D2O मतलब क्या है? ड्यूटीरियम की बात कर रहा है वो। तो हम जब भी अणुभार निकालते हैं तो किसी एक तत्व का परमाणु भार गुणा उसमें जितने अणु हैं उस सभी को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो ड्यूटीरियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वो कितना है? 2 है। और इसके कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। जब इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 धन 16 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। भारी पानी का अणुभार क्या होगा? तो अभी कितना आया था आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20। तो भारी पानी का अणुभार क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर नॉर्मल जल, सामान्य जल की बात करें तो वो क्या होता है? H2O। तो हम इसमें लेंगे किसको? प्रोटियम को लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 2 + 16। तो ये हो जाएगा कितना? 2 + 16। तो सामान्य जल का कितना आ जाएगा? 18। तो ये है सामान्य जल का अणुभार। तो हम इस तरीके से अणुभार जो है वो निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है यौगिकों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में जो है इसका यूज दिया हुआ है कि किसमें यूज होता है। तो ऑप्शन तो पहला है ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन जो है वो रबड़ उद्योग में यूज होता है। BTX मिश्रण की बात करें तो ये यूज होता है किसमें? पेट्रोलियम उद्योग में। फॉस्फोरस की बात करें तो ये होता है यूज किसमें? माचिस उद्योग में। माचिस की जो तीली है वो बनाई जाती है किससे? फॉस्फोरस से। एनिलीन की बात करें तो एनिलीन जो है वो किसमें यूज होता है? रंजक उद्योग में, कलर करने के लिए। कॉपर ऑक्साइड जो है वो यूज होता है किसमें? कांच उद्योग में।
कॉपर ऑक्साइड किस में यूज होता है? कांच उद्योग में। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? कांच उद्योग में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए का 1। तो ए का 1 ये दोनों में है, सी में भी है और डी में है। बी का BTX मिश्रण देखें तो क्या है? पेट्रोलियम है। तो बी का 5। तो बी का 5 मतलब एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। करेक्ट है ऑप्शन, सॉरी ये कथन करेक्ट है। दूसरा कथन है नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। पॉलीथीन जो है पॉलीएथिलीन का जो है वो क्या है? बहुलक है। तो पॉलीथीन जो है वो पॉलीएथिलीन का क्या है? बहुलक है। चौथा जो है पॉलीएथिलीन नहीं होगा यहाँ पे, ये एथिलीन होगा। पॉलीथीन जो है वो एथिलीन का बहुलक है। एथिलीन का बहुलक क्या हो जाएगा? पॉलीएथिलीन, और पॉलीएथिलीन को ही हम क्या बोलेंगे? पॉलीथीन बोलेंगे। चौथा है प्राकृतिक रबर जो है वो क्लोरोपीन होता है। प्राकृतिक रबर जो है वो क्लोरोपीन नहीं होता, ये होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो फोर्थ जहां पे है वो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 1 2 3 जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 का। हम बहुलक की बात करें तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है, छोटे छोटे अणु जो है वो मिलकर एक अणु, वैसे ही बहुत सारे अणु क्या बनेंगे? उसके बहुलक बनेंगे। तो ये सिंगल है अगर कोई, और ये एन टाइम्स है उसका, तो ये क्या हो जाएगा? उसका बहुलक हो जाएगा। मतलब उसी को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसका क्या बन जाएगा? बहुलक बन जाएगा। तो वैसे ही टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो बहुलक है वो क्या होता है? टेफ्लॉन। तो ये क्वेश्चन ने पूछा था टेफ्लॉन जो है बहुलक है, तो करेक्ट है। एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थेलिक एसिड किसका, इसका बहुलक क्या हो जाएगा? डेक्रॉन या फिर टेरिलीन। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसको ध्यान रखना, टेफ्लॉन का जो एकलक है, एकलक से क्या बनेगा? बहुलक बनेगा। तो उसका ये उसका एकलक हो गया और ये उसका बहुलक हो गया। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है, एथिलीन का बहुलक क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन, जो यूज होता है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन में यूज इसको किया जाता है। और डेक्रॉन बहुलक जो है उसका एकलक वो किससे किससे मिलकर बना है? एथिलीन ग्लाइकॉल और टेलिप्थेलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकॉल और क्या है? टेलिप्थेलिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो ये किस में यूज होता है? वस्त्र उद्योग में यूज किया जाता है इसका। एथिलीन, एथिलीन का जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा? पॉलीएथिलीन हो जाएगा, या फिर इसी को हम सरल वर्ड में क्या बोल देते हैं? पॉलीथीन। पॉलीथीन। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक हो जाएगा क्या? प्राकृतिक रबर। तो यही ऑप्शन पीछे हमने क्वेश्चन में देखा था कि प्राकृतिक रबर जो है क्लोरोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का क्या है? बहुलक जो है वो, एकलक जो है वो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रीन है। तो क्लोरोप्रीन नहीं, वो क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो दांत के लिए। फ्लोराइड प्रदूषण, फ्लोराइड प्रदूषण जो है वो गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए है क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट जो अम्ल वर्षा के लिए है, या ओजोन रिक्तिका जो है वो चर्म कैंसर के लिए है? तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ओजोन रिक्तिका जो है वो चर्म कैंसर के लिए क्या हो जाएगा? प्रभावित होगा। ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल के समताप मंडल वाले रेंज पे पाई जाती है। अगर
ओजोन लेयर में थोड़ा भी मतलब गैप हुआ तो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो डायरेक्ट नीचे आएंगी और जिससे चर्म कैंसर के बढ़ने की संभावना जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड का देखें तो ये करवाती क्या, अम्ल वर्षा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसको दांत के लिए बोला, जबकि सल्फर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अम्ल वर्षा कराती है। फ्लोराइड प्रदूषण जो है वो दांत के लिए होगा, तो ये भोपालग्रस्त आज लिखा, ये भी गलत हो गया। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है अम्ल वर्षा, जबकि मिथाइल आइसोसाइनेट में कहाँ ये वाली गैस जो है वो लीक हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी में। तो ये हो जाएगा मिथाइल आइसो। थैंक यू।